अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है, जो हमारी इसकी लास्ट रिएक्शन होती है, वो है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नाम से क्लियर है, ऑक्सी तो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो रिडक्शन क्या, इसका उल्टा होगा। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? रिमूव होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर जरूरी नहीं कि ये हो तो ही ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन में क्या, अगर ऑक्सीजन ही नहीं रिएक्शन में तो हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन होगा तो भी उसमें आपका ऑक्सीडेशन होगा, पर हाइड्रोजन के केस में उल्टा होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन उसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन ऐड ही नहीं हो रहा, तो हम हाइड्रोजन को चेक कर लेंगे। अगर उसमें से हाइड्रोजन किसी चीज में से हट रहा है, हाइड्रोजन टूट रहा है उसमें से, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन में चला गया। और इसका उल्टा अगर इसमें हो जाए, इसमें हट रहा था तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। क्लियर? ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दोनों में से कुछ भी हो रहा हो तो वो किस में चला जाएगा? ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। रिडक्शन में क्या होगा? या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन हमारा ऐड हो रहा हो। इन दोनों में से अगर कुछ भी चीज हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, जैसे C+O2, तो यहां पर आप देखो C अकेला है। मैंने जब इसमें ऑक्सीजन के साथ, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ऑक्सीजन और C आपस में जुड़ गए, तो यहां पर C क्या था? अकेला, और यहां पर C के साथ O आ गया, तो इसका मतलब C के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। C के साथ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसमें आओगे तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया CaCO3, तो यहां आके बन गया CaO प्लस CO2। तो यहां आप देखो कैल्शियम के साथ यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम के साथ यहां पर 3 ऑक्सीजन है। और जब आप इधर आओगे तो आप देखोगे कि कैल्शियम के साथ एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। यहां पर कैल्शियम के साथ 3 ऑक्सीजन है, यहां पर कैल्शियम के साथ एक ही ऑक्सीजन है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? इसके 3 हटके कितने हो गए? 1, मतलब 2 ऑक्सीजन इससे क्या हुए? रिमूव हुए हैं। 2 ऑक्सीजन इससे क्या हुए हैं? रिमूव हुए हैं कैल्शियम से, इसीलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडक्शन। तो समझ गए? जरूरी नहीं कि यही हो, इसमें से भी कोई रिएक्शन आप देख सकते हो। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक ही रिएक्शन में होती है। देखो अभी तक तो हमने ऐसा किया है कि इसमें ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, इसमें रिडक्शन ही हो रहा है, पर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होता है। उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ होता हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place together in single chemical reaction। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है?
जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में यहां ले लेता हूं, कॉपर ऑक्साइड का ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा Cu प्लस H2O। देखो कॉपर ऑक्साइड है, अगर मैंने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये कॉपर इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट है। अब यहां पर आप देखो कि CuO है, CuO है और उधर प्रोडक्ट में जाके क्या बन गया Cu। तो इसमें से जो हुआ है इधर आते आते वो ऑक्सीजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। इधर आते आते आपका ऑक्सीजन जो था वो हट गया, तो मतलब हट गया तो ये किसका पार्ट हो गया, रिडक्शन का पार्ट हो गया। और इसमें देखो कि H2 अकेला था और यहां पर आकर H2 के साथ क्या जुड़ गया, O जुड़ गया। यहां पर हाइड्रोजन अकेला था, वहां पर हाइड्रोजन के साथ O भी जुड़ गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें O जुड़ जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखो एक ही रिएक्शन लिखी है मैंने, उसी में रिडक्शन भी हो रहा है, उसी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो मतलब ये जो रिएक्शन है आपकी, ये किसकी टाइप की हो जाएगी, ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गई, वैसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। रिडक्शन में आ जाए इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें से आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीजें भी पूछ सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले आपसे पूछ सकता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताओ, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बताओ। तो भाई जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं तो इसमें हमें देखना है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है, तो उसके लिए पहले हमें ढूंढना पड़ेगा ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। तो इस वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो जब भी कुछ भी चीज पूछा जाए, चाहे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस पूछा जाए, रिड्यूस्ड सब्सटेंस पूछा जाए, एजेंट पूछा जाए, तो आपका आंसर जो है रिएक्टेंट में से ही आएगा। आपका आंसर रिएक्टेंट में से आएगा, प्रोडक्ट में तो देखना ही नहीं है, आंसर प्रोडक्ट से आ ही नहीं सकता, आंसर आपको रिएक्टेंट से ही लेना है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस पूछा है, तो ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, इसमें हुआ है। तो इसमें हुआ है तो किस में, H2 में। ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, H2 में। तो हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हो जाएगा, H2। जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है वही सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। फिर आपसे पूछा रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या है, तो जिसमें रिडक्शन हुआ है वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। तो रिडक्शन यहां पे किस में हुआ है, CuO में। ठीक है, CuO में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, CuO हो गया। अब आपसे मान लो पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब भी एजेंट पूछा जाए तो आपको उल्टा बताना है। आपसे यहां किसका एजेंट पूछा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट पूछा है। अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो आप रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिडक्शन देखना है आपको, एजेंट में उल्टा चलता है बस। एजेंट पूछा है ऑक्सीडाइजिंग का, आपको देखना पड़ेगा रिडक्शन। अगर एजेंट ऑक्सीडाइजिंग का है तो आपको देखना है रिडक्शन किस में हुआ है। तो रिडक्शन किस में हुआ है, CuO में, तो एजेंट हमारा ऑक्सीडाइजिंग ये हो जाएगा। ठीक है, एजेंट के केस में उल्टा चलेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो यहां पर आंसर रिडक्शन में से मिलेगा। और अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछा है तो इसमें उल्टा जाएंगे। अब फिर से एजेंट की बात आ गई, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमें ऑक्सीडेशन को देखना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन किस में हुआ था, H2 में, तो यह हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आपको देख के आंसर बताना है। क्लियर है?
तो यहां पर हमने हमारी सारी टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ ली, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दो चीज और बचती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए देखो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो चीज और बचती है बस। एक बचता है कोरोजन और एक बचता है रेंसिडिटी। दो चीज और है, बस खत्म ये चैप्टर। कोरोजन मतलब क्या होता है? जब कोरोजन को हम बोलते हैं, हिंदी में बोले तो जंक लगना। किसी भी चीज में जब जंक लगता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोड हुआ है, वो सब्सटेंस कोरोजन हुआ है। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है? ईटिंग अवे ऑफ मेटल, ईटिंग अवे ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर, चाहे वाटर हो चाहे मॉइस्चर हो, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर। तो देखो कोरोजन मतलब क्या हुआ? जब हमारा मेटल खराब होना स्टार्ट हो जाए, हमारा मेटल खराब होना स्टार्ट हो जाए, तो कब खराब होता है? जब वो एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे की जो चीजें होती है उस पर जंग लग जाता है। वो कब लगता है? जब एयर और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसी चीज को, जंग लगने की चीज को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज, कोई मेटल खराब हो जाता है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से, उस चीज को हम बोलते हैं कोरोजन। क्लियर? तो कोरोजन हो गया जंग लगना। ठीक है, अब अलग अलग चीज में अलग अलग तरीके से जंग लगता है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन में होती है रस्टिंग, आयरन में होती है रस्टिंग। ठीक है, आयरन में रस्टिंग होती है, इसका मतलब आयरन जो है, आयरन जनरली जो वैसे आप देखोगे तो आपको रेड या ब्राउन कलर का मिलेगा, ब्राउन ले लेते हैं, ब्राउन कलर का होता है आयरन जनरली। और जब इस पे कोरोजन होती है, जब इस पे कोरोजन होगा तो कोरोजन होने के बाद जो हमारा आयरन है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि लोहे पे जब जंग लगती है तो जंग लगने के बाद जहां पे जंग लगा है उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर ब्राउन से क्या हो जाता है? रेड ब्राउन कलर हो जाता है। और वो सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। वो सब्सटेंस होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। तो ये लोहे पे जब जंग लगता है तो ये होता है, लोहे का कलर ब्राउन हुआ, जंग लगने के बाद वो हो जाता है रेड ब्राउन। रेड ब्राउन कलर का वो सब्सटेंस क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। बात करते हैं सिल्वर की। तो देखो सिल्वर ऐसे किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। चांदी, चांदी जो होता है वो जनरली ग्रे कलर का होता है, सिल्वर। ठीक है, पर जब उस पर कोरोजन होता है, चांदी पे जब जंग लगता है तो वो काले कलर का होने लग जाता है। चांदी पे जब जंग लगता है तो काले कलर का होने लग जाता है। सिल्वर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, सिल्वर पे जब जंग लगता है तो सिल्वर किस कलर का हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, ऐसी कॉपर का भी पूछते हैं आपसे। कॉपर, कॉपर किस कलर का होता है? भाई कॉपर भी ब्राउन येलोइश कलर का ही होता है। कॉपर भी ब्राउन येलोइश कलर का होता है। पर जब इस पे जंग लगता है तो कॉपर के बर्तन तांबे के बर्तन होते हैं, उसको जब हम ऐसी बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, तांबे के बर्तन को साफ ऑफ ना करें, ऐसे पड़े रहने दे, तो उस पर ग्रीन कलर के पैचेस आने लग जाते हैं, हरे हरे कलर का होने लग जाता है कहीं कहीं से। तो इसका मतलब कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का जो है वो कोरोड होने के बाद ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर जो ब्राउन कलर का है वो कोरोड होने के बाद किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर का हो जाता है? ये होता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये हमारी बात थी कोरोजन की, कि किस सब्सटेंस पे कोरोड होगा तो किस कलर का बनेगा। जनरली ये तीन ही पूछते हैं 10th क्लास तक में, तो इतना ही अभी आप जो बेसिक है वो इतना ही याद रख लो। और कोरोजन में ये भी पूछते हैं कि फिर हम कोरोजन से रोक कैसे सकते हैं, फिर हम बचाए कैसे जंग लगने से किसी चीज को। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम या तो उसको पेंट करते हैं, है ना, लोहे की चीजों को हम हर साल पेंट करते रहते हैं ताकि वो जंग ना लगे, या फिर हम उस पर ऑयलिंग करते हैं, या फिर ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप जो है वो चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दोबारा पढ़ोगे। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आप दोबारा पढ़ोगे। तो अभी आपको इस चैप्टर में तो इतना ही याद रखना है कि किसका कलर किस में हो जाता है। तो देखो जिस तरीके से हमने कोरोजन में पढ़ा कि कोई भी मेटल है
वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद खराब होने लग जाता है। सेम उसी तरीके से रेंसिडिटी है, बट रेंसिडिटी में मेटल की जगह फूड आ जाता है। फूड के पार्टिकल्स में जो फूड की चीजों में जो ऑयल और फैट होता है, वो ऑयल और फैट हमारा ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड के टेस्ट और स्मेल है, ये दो चीजें वहां पर चेंज होने लग जाती हैं। तो रेंसिडिटी क्या होगी? व्हेन ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज्ड in coming at contact with air and moisture। ठीक है, जब ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, कब ऑक्सीडाइज होगा? जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और उसका एंड इट्स टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस, और उसका टेस्ट और स्मेल क्या होने लग जाएगा? चेंज होने लग जाएगा। आमतौर पर हम खाने में देखते हैं, मान लो हमने खाने की कोई चीज़ सुबह रखी, गर्मी का मौसम है, शाम तक या रात तक आते आते वो चीज़ खराब हो जाती है। कैसे पता चलता है? जब आप उसको टेस्ट करके देखोगे तो आपको उसका टेस्ट खराब लगेगा, स्मेल करके देखोगे तो स्मेल भी उसकी अलग हो जाती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, जो खराब होता है हमारा खाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी का मतलब तो क्या? खाना खराब होना। पर इससे हम अपने फूड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। अब हम खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज जो कॉमन हम करते हैं, उसको किस में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से वो क्या हो जाता है? अब हमारा वो जल्दी खराब नहीं होता। तो पहली हम क्या कर सकते हैं चीज? बाय रेफ्रिजरेटिंग। हम खाने को क्या कर दे? कूल कर दे, खाने का टेम्परेचर डाउन कर दे, ठंडी जगह पर रख दे। तो इससे क्या होगा? जो हमारा खाना कम टाइम में खराब होने वाला था, अब वो ज्यादा टाइम तक चल सकेगा। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या आते हैं? जैसे मेरे पास कोई फूड का आइटम है और उसमें मैंने तेल बहुत सारा डाल दिया। अचार इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अचार में आप देखोगे कि अचार में बहुत सारा खूब सारा तेल डला रहता है। उस तेल डलने की वजह से क्या होता है? अब जो मेरा अचार कम दिन में खराब होने वाला था, वो अचार मेरा एक डेढ़ साल तक चलता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? उसको, वो जो ऑयल है उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता हमारे अचार को। तो ऑयल उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो ऑयल और फैट उसमें क्या होगा? ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। तो इसी वजह से जो हमारा खाना खराब होता, वो अब ज्यादा टाइम तक चल सकता है। तो ऐसी चीजों को जो खाने को बचा के रखते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? बाय फिलिंग इट विद नाइट्रोजन। तीसरी चीज हम उसमें क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस ये आमतौर पर चिप्स के पैकेट में आप देख सकते हो, कॉमनली है तो दिख जाएगा। तो चिप्स के पैकेट में जब हम देखते हैं, चिप्स लेते हैं, तो उसमें हवा भरी रहती है। हवा कौन सी भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। इससे क्या होगा? अब वही सेम प्रोसीजर, चिप्स जो हमारे जिसमें आलू की जिस चीज के भी बने हैं वो जल्दी खराब हो सकते थे, हमने उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी। नाइट्रोजन क्या करेगा? उसकी लाइफ, जो उसकी जो खराब होने की जो एक्सपायरी डेट था, उसको एक्सटेंड कर देगा। अब वो ज्यादा दिन तक चलेगा। तो ये तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे। चौथी चीज हम उसमें क्या कर सकते हैं? बाय पुटिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर इसमें हम इसमें रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। जैसे अब इसमें बिस्किट का एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बिस्किट में खाकर सुबह, या बिस्किट को मैंने खुला पैकेट में ऐसे ही छोड़ दिया रख के, और शाम में मैं उसी बिस्किट को जब आके उठाऊंगा, तो बिस्किट जो हमारी क्रंचीनेस था बिस्किट का, वो खत्म हो चुका होगा, वो बिस्किट हमारे किसी काम की नहीं होगी। अगर वही बिस्किट को मैं एक डब्बे में बिल्कुल अच्छे से पैक करके रख के जाता, तो जो बिस्किट मेरी खराब हो गई थी, अब मैं शाम में आके जब डब्बे से निकाल के देखता तो उसकी क्रंचीनेस वैसी की वैसी ही रहती। क्यों? क्योंकि हमने उसको कहाँ पे रख दिया? एयर टाइट कंटेनर में। तो कंटेनर में रखने से क्या होगा? दो चीजों से बचा लेगा, एक तो मॉइस्चर से और एक एयर से।
तो जब दोनों से बच रहा है तो हमारा जो खाना जल्दी खराब होने वाला था फिर से ज़्यादा दिन चलेगा। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम चारों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करते हैं। तो रेंसिडिटी के साथ ही हमारे चैप्टर भी ओवर हो जाता है। इसके क्वेश्चंस आप बनाओगे तो आपके क्वेश्चंस अब इन जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है इनसे आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसकी तैयारी करो। चैप्टर 1 हम यहीं पर ओवर करते हैं, इसकी प्रिपरेशन आप घर पे करो। जो भी चीज़ें अगर आपको मान लो अभी घर पे भी कुछ समझ नहीं आता है या आपको कोई चीज़ें जो क्लास में बताई गई हो वो समझ नहीं आती, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करो, अगर नहीं समझ आता है तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। तो आप इस चैप्टर के लिए इतना ही रखते हैं, और क्योंकि हमारी बहुत मेहनत चल रही है तो इसको थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो तो अच्छा लगेगा हमें भी। ओके, थैंक यू।